अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी मोहम्मद सुलेमान वंस अगेन एंड उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे एंड वेलकम टू एन अदर पॉडकास्ट वीडियो ऑफ सीरीज़ बुक समरी बाय मोहम्मद सुलेमान। तो आज की जो बुक है जिसकी समरी हम लोग देखेंगे वो है एलिमिनेट नेगेटिव थिंकिंग बाय डेरिक हॉवेल। जो बुक मोस्टली मैं लेके आता हूँ वो या तो बेस्ट सेलर्स होते हैं या तो वो इश्यूज़ होते हैं जो हम रेगुलर लाइफ में फेस कर रहे होते हैं। सेम केस ये भी है, तो स्टार्ट करते हैं इस बुक को और चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। इस बुक में बेसिकली 10 चैप्टर्स हैं जिनको हम वन बाय वन देखेंगे। और इंट्रोडक्शन में डेरिक हॉवेल लिखता है कि 17 to 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है ना वो डिप्रेशन और एग्जाइटी फेस करती है, और 73% यूथ जो है ना वो ये एडमिट करती है कि वो ओवर थिंकिंग करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में नेगेटिव थिंकिंग के लिखता है कि डेरिक हॉवेल के हम लोग जो है ना ये नेगेटिव थिंकिंग को जो है इग्नोर करते हैं, मतलब इनफेक्टिव वेज की तरफ चले जाते हैं, ना कि उसके रूट कॉज को सॉल्व करते हैं, सिम्टम्स को रिमूव करते रहते हैं। जबकि नेगेटिव थिंकिंग सेवरल फैक्टर्स की वजह से हो सकती है, डिप्रेशन की वजह से हो सकती है, एग्जाइटी की वजह से हो सकती है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे ओसीडी होगी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और मुख्तलिफ वजूहात होती है। लेकिन हम जो है ना उसको सही तरीके से हल नहीं कर पाते और उसे इग्नोर करते हैं। तो इसमें उसने पूरा एक चैप्टर लिखा है इनफेक्टिव वेज ऑफ डीलिंग नेगेटिव थिंकिंग, जो कि चैप्टर 1 है। तो चलते हैं चैप्टर 1 की तरफ। चैप्टर 1 में जिसमें उसने लिखा है कि इनफेक्टिव वेज ऑफ नेगेटिव थिंकिंग, मतलब लोग जो है ना नेगेटिव थिंकिंग को इनफेक्टिव वेज से काउंटर करते हैं। जिसमें उसने सबसे पहले लिखा है कि या तो वो ड्रग और अल्कोहलिक अब्यूज़ की तरफ चले जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये नेगेटिव थिंकिंग को हल कर देगा, जबकि ऐसा नहीं होता। सेम केस वो कहता है कि जो आम आदमी है ना वो सो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। जब नेगेटिव थिंकिंग आती है तो वो सो जाता है, वो कहता है बस सो गया तो सुकून हो गया। लेकिन जब वो उठेगा तो नेगेटिव थिंकिंग तो वहीं होगी, थोड़ी देर बाद वापस आ जाएगी। तो देन उसके बाद कहते हैं कि कुछ लोग इसे जो है ना बारगेन करते हैं। बारगेन से मुराद ये कि कहते हैं कि यार हाँ शायद ऐसे ही होगा, ठीक है इसको इस तरह चेंज कर लेता हूँ, मैं थोड़ा सा माइंड डेविएट कर लेता हूँ। तो लेकिन वो कहते हैं कि बारगेन का करने का कोई मकसद नहीं होता जबकि हम रूट कॉज देखते नहीं है। माइंड भी वो किसी डिप्रेशन की वजह से हो, केमिकल इम्बैलेंस हो माइंड में। देन उसके बाद एक तरीका ये होता है कि हम डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाते हैं कि जैसी नेगेटिव थिंकिंग आती है कुछ लोग गेम खेलने लग जाते हैं, कुछ लोग वीडियोस देखने लग जाते हैं, कुछ लोग किसी हॉबी में खुद को इंडल्ज कर लेते हैं। लेकिन कहते हैं कि ये इन सब जो है ना ये सब इनफेक्टिव वेज हैं, इनसे नेगेटिव थिंकिंग आपकी कभी नहीं ख़त्म होगी, वो वहीं रहेगी, थोड़ी देर बाद वापस आ जाएगी, आपको उसका रूट कॉज सॉल्व करना पड़ेगा। तो चैप्टर 2 जो है ना बेसिकली उसमें लिखते हैं कि क्लियर योर माइंड्स ऑफ नेगेटिव थिंकिंग। इसमें वो कुछ वेज बताता है कि आप अपना माइंड कैसे नेगेटिव थिंकिंग का क्लियर कर सकते हैं। कहते हैं कि क्लियर करने से माइंड क्या होगा कि आप जो है ना नेगेटिव थिंकिंग को एलिमिनेट कर देंगे और आप अपना कॉन्फिडेंस रीगेन कर लेंगे। और इसमें कुछ वो वेज बताता है जिनमें से सबसे पहले कहता है चेंज योर बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज से मुराद कहते हैं कि अगर आप बैठे काम कर रहे हैं तो मतलब आपका पोस्चर ठीक होना चाहिए। अगर आप काउच पे लेटे हुए हैं या जो है ना बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी पोजीशन में काम कर रहे हैं या कोई काम कर सोच रहे हैं तो नेगेटिव थिंकिंग आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो उसका बेहतरीन हल है कि अपना पोस्चर जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट रखें। जैसे मैं अभी आपके साथ वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो वो कहते हैं कि इस तरह का पोस्चर होना चाहिए। देन उसके बाद कहता है कि अगर आपको नेगेटिव थिंकिंग आ रही हैं तो जो है ना किसी फ्रेंड से, किसी क्लोज वन से जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं उसके साथ शेयर करें, अकेले नहीं बैठे हैं उस नेगेटिव थिंकिंग में। देन उसके बाद कहते हैं कि कुछ टाइम स्पेंड करें अपना माइंड क्लियर करने के लिए, बेशक वो 1 मिनट ही हो, और जो है ना वो आप स्पेंड करें और जो है ना अपने माइंड को क्लियर करें। देन उसके बाद कहता है अगर फिर भी नहीं होता तो आप जो है ना कोई वॉक पे चले जाएं और देन उससे आपको जो है ना बॉडी थोड़ी सी रिलैक्स होगी। देन अगर फिर भी नहीं होता तो वर्कआउट का आप करें और जो है ना वर्कआउट से बॉडी में हैप्पी हार्मोन जनरेट होंगे तो आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। देन उसके बाद कहते हैं अगर कोई जगह आपको पसंद है और वहाँ से बड़ी अच्छी वाइब्स हैं आप उस जगह पे जाएं। देन उसके बाद वो कहते हैं कि अगर आपको फ्रस्ट्रेशन और एग्जाइटी नेगेटिव थिंकिंग आ रही है तो उसको क्रिएटिविटी में चेंज करें, कोई ड्राइंग करें और ख़ुद को जो है ना मोटिवेट रखें। देन कि आई कैन डू दिस, आई कैन ओवरकम दिस चैलेंज, तो दिस इज़ लाइफ, आई एम स्ट्रोंगर। देन उसके बाद कहते हैं चेंज योर एनवायरनमेंट। अगर किसी एनवायरनमेंट में आपको नेगेटिव थिंकिंग हो रही है तो वो एनवायरनमेंट बदल लें, किसी और एनवायरनमेंट में चले जाएं। उसके बाद कहते हैं कि कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो जैसे डीप ब्रीथिंग होती है कि आप जो है ना लंबे सांस लेते हैं 3 बार और इससे जो होता है ना काफ़ी स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है और आपका माइंड क्लियर हो जाता है। देन उसके बाद कुछ जो आप ह्यूमर एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे हंसना, कोई फ़नी वीडियो देख ली, या आप जो एक लाफिंग एक्सरसाइज होती है वो करें ताकि जो है ना आपका माइंड क्लियर हो और इससे जो है ना आपके माइंड में
कॉन्फिडेंस रीगेन हो जाएगा और आप नेगेटिव थिंकिंग को एलिमिनेट कर देंगे। तो ये चैप्टर 2 था। अब चलते हैं चैप्टर 3 की तरफ, जिसमें लिखता है कि एलिमिनेट द बैड हैबिट्स ऑफ नेगेटिव थिंकिंग फॉर गुड। इस चैप्टर में वो बेसिकली लिखता है कि आप अपनी थॉट को ना रिकॉग्नाइज करें, सिम्टम्स नहीं दूर करें, थॉट को रिकॉग्नाइज करें। अगर आप नेगेटिव थिंकिंग के लूप में फंस चुके हैं तो थोड़ा सा टाइम दें और सोचें कि वो क्यों आ रहा है। देन उसके बाद कहता है कि एक मेथड होता है कॉग्निटिव डिफ्यूजन, वो यूज़ करें। कॉग्निटिव डिफ्यूजन क्या होता है? बेसिकली ये होता है ACT, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपीज़ होती हैं, ये साइकोलॉजिकल टर्म्स हैं। तो उसमें ये होता है कि आपके पास जो थॉट आ रही है ना, नेगेटिव थॉट, अगर तो वो आपकी किसी गलती की वजह से आ रही है तो यू फर्स्ट एक्सेप्ट इट कि यार हाँ मैंने किया है, अब मैं या तो इसकी करेक्शन करूँगा या मैं दोबारा नहीं ये करूँगा, ठीक है। तो वो ये होता है। और देन उसमें वो कहता है कि आप जो है ना अपनी थॉट्स को एनालाइज करते हैं कि यार ये थॉट क्यों आ रही है। और उसमें वो लिखता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम 2 वजह से थॉट्स आ रही होती है, या तो वो पास्ट की थॉट आ रही होती है या तो फ्यूचर की थॉट आ रही होती है, जिस वजह से आप नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। आपने इसको बेस्ट मेथड क्या करना है कि नेम इट और टेम इट। आप इसको नेम कर दें। नेम कैसे करेंगे कि अगर तो ये थॉट पास्ट से आ रही है तो आप इसे लिख देंगे कि पास्ट की थॉट है और ये इस वजह से आ रही है। नेक्स्ट टाइम जब वो थॉट आएगी आपके पास वो लेबल हुई पड़ी होगी कि यार ये थॉट आई थी, ये वही बकबक है जो पहले मैंने एक बार देख लिया, बस इस वजह से आ रही है, तो बस इट्स परफेक्टली फाइन, आई विल वर्क आउट ऑन दिस। देन उसके बाद कहते हैं कि अगर फिर भी नहीं आप आइडेंटिफाई कर रहे ना, तो फिर वो कुछ हेल्पफुल क्वेश्चंस बताते हैं आपको कि ये थॉट आपको, जब आप उसे लेबल कर लेंगे ना, ये उसके बाद कह के आप खुद से पूछेंगे कि यार क्या क्या ये थॉट यूज़फुल है किसी चीज़ को अचीव करने में कि या बेकार है। देन उसके बाद आप ये पूछें कि यार क्या मैं इस थॉट को किसी और डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख सकता हूँ, मैं ऐसा क्या बेस्ट करूँ कि ये सिचुएशन सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है। तो वो कहते हैं कुछ हेल्पफुल क्वेश्चंस होते हैं, वो ये सारे आप करते हैं। देन उसके बाद जो है ना आपकी जो नेगेटिव थिंकिंग है ना वो हैबिट बनने से रुक जाती है, लेकिन वंस वो हैबिट बन गई ना फिर नहीं वो टूटने लगी, फिर आप उस लूप में कॉन्टीन्यूसली फंस जाएंगे। और ये मेथड है कि अगर तो हैबिट बन गई है तब भी आप उसे लेबल वगैरह करें तो आप उससे बाहर आ जाएंगे। और अगर आपकी स्टार्ट है नेगेटिव थिंकिंग का तो तब भी आप ये मेथड यूज़ करें ताकि जो है ना आपकी वो हैबिट ना बने। तो अब चलते हैं चैप्टर 4 की तरफ, जिसमें वो कहते हैं कि हाउ टू कंट्रोल योर थॉट्स एंड स्टॉप स्पायरलिंग इनटू नेगेटिविटी। कहते हैं कि आपके दिमाग में कुछ जो है ना ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आएंगे, आपने उनको जो है ना स्क्रूटनाइज करना है कि यार ये क्यों आ रही है नेगेटिव थॉट्स मेरे दिमाग में। कहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसको कैरेक्टराइज करते हैं डिप्रेशन और एग्जाइटी से, वो भी एक वजह आती है कि केमिकल इम्बैलेंस होता है, अगर तो हुआ है तो आपने उसको सॉर्ट आउट करना है। देन आपने ये देखना है कि अगर वो किसी पर्सन से रिलेटेड है ना, तो उस कहानी में कितने कैरेक्टर थे, आपका क्या रोल था, वो सिचुएशन क्यों अराइज हुई, ये सारी चीज़ें आपने आइडेंटिफाई करनी है उस थॉट में से और उसको टाइम देना है थॉट को। देन उसमें से आपने देखना है कि यार ये थॉट में मतलब डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता था, उसको शिफ्ट कर देना है किसी और पॉइंट ऑफ व्यू में। तो एक ये वे है, आप जो है ना यहाँ से अपना मेंटल शिफ्ट कर सकते हैं। देन सेकेंडली वो कहते हैं कि आपने अपने मूड को ना रोज़ाना की बुनियाद पे देखना है कि यार आज मैं 75% नेगेटिविटी थॉट्स थी मेरे पास, और अगर मैं उसको 10 के स्केल पे करता हूँ तो 7.5 आउट ऑफ 10 मैं नेगेटिविटी में था। और ये आपने रोज़ नोट डाउन करना है इस एक्टिविटी में, और आपने जो है ना आप देखेंगे कि इसमें इंप्रूवमेंट आएगी। और थर्ड वो कहता है कि एक जो स्टेटमेंट है ना हमें करना चाहिए था, शुड वाली स्टेटमेंट, इसको आपने ज़िंदगी से ख़त्म कर देना है। करना चाहिए था और नहीं किया तो ये बहुत स्ट्रेस आएगा आपके ऊपर और ये नेगेटिव थॉट्स आएंगी। तो आपने इसको इस तरह देखना है कि यार जैसे अब आप कह सकते हैं ना आई शुड नॉट फील दिस वे, तो आपने कहना आई डोंट फील गुड राइट नाउ, ठीक है, ड्यू टू दिस फीलिंग, और एसोशिएट करना है उसे किसी वजह के साथ। और देन उससे कहता है कि ये शुड वाली चीज़ें जो है ना आप अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करें कि यार ये करना चाहिए था मुझे, ये आप खुद को कहते रहेंगे तो नेगेटिव थॉट आती रहेगी, बहुत प्रेशर क्रिएट करती है आपके माइंड पे, जिस वजह से आपका माइंड जो है ना नेगेटिविटी में चला जाता है। और इसके बाद जो चैप्टर है वो बड़ा मज़ेदार है, जिसमें वो कहता है कि स्टॉप ओवर थिंकिंग, चैप्टर 5। अच्छा, इसमें लिखता है कि ओवर थिंकिंग एक कॉमन प्रॉब्लम है जो 73% ऑफ द एडल्ट वर्ल्ड वाइड फेस कर रहे हैं एंड दे एडमिट कि उन्हें ये इशू है। इसमें कहते हैं कि 2 मेन वजूहत हैं जो होती हैं ओवर थिंकिंग, या तो आप पास्ट की वजह से ओवर थिंक कर रहे हैं या तो आप फ्यूचर को लेके बहुत एंशियस हैं और आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। और कहते हैं कि जब भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो आपने जो है ना कुछ चीज़ें उसकी रूट कॉज को देखने की जो है ना ज़रूरत है आपको, और उसकी मेजर 3 वजूहत हैं। या तो आप पास्ट ट्रॉमा की वजह से ओवर थिंक कर रहे हैं, या जो है ना आपके बिलीव्स और वैल्यूज़ में कन्फ्लिक्ट है जिस वजह से आप ओवर थिंक कर रहे हैं। बिलीव मतलब जो चीज़ आप मानते हैं, और वैल्यूज़ जो है ना आपकी चेंज होती रहती हैं सोसाइटी के साथ, कम्युनिटीज़ के साथ। तो कहते हैं उन दोनों में जब कन्फ्लिक्ट आता है तो फिर आप ओवर थिंकिंग करते हैं। और तीसरा जो वो कहता है कि आपकी ईगो की वजह से आप ओवर थिंकिंग करते हैं।
जो आप डायनासोर जितनी बड़ी ईगो रखते हैं, अगर वो हर्ट हो जाए या कहीं उसको हर्ट होने का खतरा हो तो आप ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। उसके बाद वो लिखता है कि अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो आपने जो है ना सबसे पहले खुद को एक ब्रेक देनी है, उस लूप को तोड़ना है और ख़ुद को ब्रेक देनी है, थोड़ी देर के लिए सेपरेट करना है उस थिंकिंग को खुद से, और आपने कोई ऐसा काम करना है जो मतलब आपको रिलीफ दे, वो कोई भी हो सकता है। देन उसके बाद कहते हैं कि आपने सारी डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करके ना, जब ओवर थिंक कर रहे हो आपने अपने गोल्स और प्लान्स लिख लेने हैं, और जब भी आप ओवर थिंक करें आपने उन गोल्स और प्लान्स को देखते रहना, ताकि जो है ना आपका माइंड बड़ा क्लियर हो। और कहते हैं कि जब आप उस लूप में फंसे हो ओवर थिंकिंग है, तो ये बात आपने लाजमी याद रखनी है कि वो टेम्परेरी है, वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती जो आप ओवर थिंक कर रहे हैं। और अगर जो है ना आप उस लूप में फंस जाए और आपको लगे कि वो जैसे ओवर थिंकिंग आई एम अ लूज़र आई कांट डू दिस, तो वो टेम्परेरी, आपने इमीडिएट उस लूप से निकलना है और लोगों से जाके रियल वर्ल्ड के साथ जाके कम्युनिकेट करना है। देन आपको पता चलेगा यार वो मैं अकेले रहने की वजह से ओवर थिंक कर ही जा रहा था, एक्चुअली ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है यहाँ। और उसके बाद कहते हैं कि अपनी जो एक्सपेक्टेशन है वो रियलिस्टिक रखनी है। अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक नहीं रखते तो भी ओवर थिंकिंग करेंगे आप। और कुछ चीज़ें आपने मान लेनी है कि यार मैं जो है ना कुछ चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो मेरी कंट्रोल से बाहर है और मेरी कुछ लिमिटेशंस है बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। सुप्रीम पावर सिर्फ ऊपर है, ठीक है, और वही सब कुछ कंट्रोल कर रही है। तो कहते हैं कि आपने एक चीज़ याद रखनी है कि उन चीज़ों पे आपने टेंशन नहीं लेनी जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ओवर थिंक नहीं उन पे करना। अच्छा, उसके बाद चैप्टर 6 में कहता है कि ओवरकमिंग वरी। कहता है वरी एक जो है ना नेचुरल भी होती है और एक जो एक्सेसिव वरी होती है। आपने एक नेचुरल वरी वो होती है, जैसे मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं ट्रैफिक में स्टक हो गया हूँ, मुझे पता है मैं लेट होऊंगा, तो मैं उसकी टेंशन लेता हूँ। कुछ इमीडिएट प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी हम वरी लेते हैं, कहते हैं वो नॉर्मल होती है। लेकिन जो एक्सेसिव वरी होती है ना, जो हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ की टेंशन लेते हैं, कहता है आपने उसको ओवरकम करना है, और वो जो है ना आपकी सेहत के लिए बड़ी ख़राब होती है। उससे टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, डिप्रेशन हो जाती है, एग्जाइटी हो जाती है, और प्लेंटी ऑफ इश्यूज़ हैं जो उसकी वजह से हो सकते हैं। कहता है उसको ओवरकम करने का एक तरीका है, आपने एक वरिंग पीरियड बनाना है अपना। वरिंग पीरियड कैसे बनाना है? कहते हैं वो वरिंग पीरियड आपने दिन में बनाना है, रात में नहीं बनाना। अगर आप रात में बनाएंगे तो आप सोएंगे ही नहीं, आप सोचते ही रहेंगे उसे, तो वो तो फिर एक और टेंशन होगी। तो आपने दिन में उसे वरिंग पीरियड क्रिएट करना है, और वो जो है ना हर वीक आपने उस वरिंग पीरियड को ना एक बना लिया। जैसे दिन में आपने एक वरिंग पीरियड बना लिया कुछ आवर्स का या कुछ मिनट्स का, उसमें जो जो आपको टेंशन है ना आपने सारी राइट डाउन कर लेनी है, और आपने जो है ना उन टेंशन्स को या तो सॉर्ट आउट करना है, या तो उसकी रूट कॉज में जाना है, उसका कोई सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, कोई करेक्शन हो सके वो करनी है। और कहता है आपने ख़ुद को ट्रेन करना है कि अगर आप वरिंग दोबारा वीक में करें तो आपने कहना नहीं, मैं जो है ना अब उस वरिंग डे में ही वरी करूँगा, मैं उससे पहले नहीं वरी करूँगा, तो ये मैं अभी इग्नोर करूँगा उस थाट्स को, और देन उस वरिंग पीरियड में जाके जो है ना मैं वरी करूँगा। तो कहता है आपने ख़ुद को ऐसे वीक बाय वीक ट्रेन करना है, एंड देन आप देखेंगे कि आपका माइंड खाली उस दिन, जिस दिन वो वरिंग पीरियड आएगा और वो वरिंग टाइम होगा, उसमें वरी करेगा। आप उस सारी प्रॉब्लम्स को लिख लेंगे, देन आप उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, को अल्टरनेट्स फाइंड आउट करेंगे। तो ऐसे जो है ना आप अपने वरिंग को जो है ना कम कर सकते हैं। देन उसके बाद लिखता है कि आपने जो है ना एक वरिंग जो होती है वेग फियर्स की वजह से भी होती है, कि कैसे खौफ जो हम बना लेते हैं कि इंटरव्यू में क्या होगा, आई डोंट नो। कहते हैं ये डर आपने ना, ये भी टेम्परेरी होते हैं, ये बात याद रखनी है। इनको इतना सवार नहीं करना कि आप खुद पर टेंशन ले लें, जो भी होगा इट्स परफेक्टली फाइन। जो कुछ तो नेचुरल बिहेवियर्स हैं, ये इंटरव्यू अच्छा नहीं होगा तो कोई और हो जाएगा यार, तो इस तरह के डर्स आपने नहीं रखने हैं। और लिखता है कि उसके बाद कि आपने जो है ना खुद को ट्रेन कैसे करना है, आपने एक्सरसाइज करके खुद को ट्रेन करना है, बॉडी को रिलैक्स रखना है, योगा करनी है, मेडिटेशन करनी है, ताकि जो है ना आपका माइंड एस में हो और ट्रेन रहे, और जो है ना आप वरिंग पीरियड में ही खाली वरी करें। चलते हैं चैप्टर 7 की तरफ, जिसमें वो कहते हैं कि बीइंग मोर पॉजिटिव टू रिड्यूस स्ट्रेस। इसमें वो लिखते हैं कि आपने पॉजिटिव थिंकिंग करनी है, और पॉजिटिव थिंकिंग को वो इस तरह डिफाइन करता है कि बस आप सिर्फ नेगेटिव सेल्फ टॉक ख़त्म कर दें और आपका स्ट्रेस भी रिड्यूस हो जाएगा, और यही आपके लिए पॉजिटिव थिंकिंग है। इसके फिर वो कहता है कि एडवांटेजेस क्या होंगे। इसके एडवांटेजेस में कहता है कि रिड्यूस स्ट्रेस हो जाएगा, आपका लाइफ स्पैन इंक्रीज़ हो जाएगा, आपके अगर रिलेशनशिप है तो वो इंप्रूव हो जाएंगे, क्योंकि आप एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अब देखेंगे और वो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू होगा। देन कहता है कि सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की वजह से, पॉजिटिविटी की वजह से, और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। और कहता है कि स्ट्रेस रिलीज़ करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप किसी के साथ जो है ना एक्ट ऑफ काइंडनेस करें, किसी के साथ अच्छा काम करें। कोई अगर प्रॉब्लम में है उसको प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, उसकी हेल्प आउट कर दें, दिलासा ही दे दें। कहते हैं जो एक्ट ऑफ काइंडनेस है ना, ये आपको एट द एंड ऑफ द डे इतना स्ट्रेस और रिलीफ देगी ना कि क्या ही बात है। और कहते हैं कि
क्रिटिसिज्म जो भी आपको होता है ना, आप उसे पॉजिटिव वे में लेना शुरू करें। आप ये मत देखें कि अगले ने तंज किया, आप ये देखें कि आपको कुछ पॉइंट मिल गए हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के। अब आप उस पॉइंट में आप इम्प्रूव करेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी ज़्यादा अच्छी बिल्डअप हो जाएगी। अब चलते हैं चैप्टर 8 की तरफ, जिसमें वो कहते हैं कि कल्टिवेट पॉजिटिव थिंकिंग। पहले वो कहते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग इम्प्रूव करें और स्ट्रेस को रिड्यूस करें। इसमें वो कहते हैं कि कल्टिवेट पॉजिटिव थिंकिंग। कहते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग आप कैसे कल्टीवेट कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट हो जाएगा, इसमें टाइम लगेगा आपको, लेकिन आप माइंड को ट्रेन करेंगे यार पॉजिटिव थिंकिंग करनी है। अब जिस तरह ग्लास आधा भरा हुआ है, अब लोग इसे कहेंगे ग्लास इज़ हाफ एम्प्टी, ये नेगेटिव थिंकिंग है। आपने कहना है ग्लास इज़ हाफ फुल। ठीक है, तो आप अपने माइंड को इस तरह ट्रेन करेंगे और पॉजिटिविटी कल्टीवेट करेंगे। और उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों के साथ बैठें, ख़ुद को मोटिवेट करते रहें। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में ना ड्रामा जो है वो कम करें, ताकि जो है ना आपकी जो है ना ये पॉजिटिविटी इंक्रीज हो। जितना ड्रामा होगा आप स्ट्रेस लेंगे, फिर नेगेटिविटी में जाएंगे। और हेल्थी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, इससे पॉजिटिव हैप्पी हार्मोन्स बॉडी में जनरेट होंगे, तो जो है ना आपकी जो पॉजिटिविटी है वो इंक्रीज़ होगी। और कहते हैं कि बहुत ज़्यादा आप जब हो जाए ना स्ट्रेसफुल, तो आपने कोई एक नई हॉबी ढूंढनी है जो आपको रिलीफ दे, जो आपको अच्छी थॉट्स दे, अच्छी वाइब्स दे। तो कहते हैं कि इससे आप कल्टीवेट कर सकते हैं पॉजिटिविटी। देन उसके बाद वो कहते हैं कि आपने ना प्रैक्टिस करना है कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें। जो खुद के साथ आप कलाम करें ना, वो आप कहते हैं करते ही रहते हैं। दिन आप कर जा बाइक पे रहे होंगे, सोच आप कुछ नहीं होंगे, वो आपने पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है। वो नेगेटिविटी में नहीं जाना, ना ही नेगेटिव सेल्फ टॉक करनी है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है। ऐसे आप कल्टीवेट कर सकते हैं पॉजिटिव सेल्फ थाट्स को और एलिमिनेट कर सकते हैं नेगेटिव हैबिट्स को। ये था चैप्टर 8। अब चलते हैं चैप्टर 9 की तरफ। कहते हैं द पाथ टू सेल्फ एक्सेप्टेंस। कहते हैं कि सेल्फ एक्सेप्टेंस का पाथ जो है ना वो आपने अडॉप्ट करना है। बहुत से लोग इसे कंफ्यूज करते हैं सेल्फ इस्टीम के साथ, जबकि सेल्फ इस्टीम ये होती है कि आप खुद को कैसे देखते हैं, और सेल्फ एक्सेप्टेंस ये होती है कि आप खुद से कितना सेटिस्फाई हैं। कहते हैं जब आप सेल्फ एक्सेप्टेंस की तरफ जाते हैं ना, तो इसके बहुत से एडवांटेजेस हैं। नंबर 1, आपकी जो अंदर है ना आजी की सेंस पैदा हो जाती है, आप आजी की तरफ जाते हैं। देन उसके बाद आपकी फ़िज़िकल, मेंटल, इमोशनल वेलबींग बहुत अच्छी हो जाती है। आपके लोगों के साथ रिलेशनशिप इम्प्रूव हो जाते हैं। आप जो है ना रियलिटी को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं। और इसके अलावा जो है ना कहते हैं कि आप जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बड़ी बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद को मान चुके होते हैं और आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। आप इनर पीस अचीव कर लेते हैं, आप कम ओवर थिंकिंग करते हैं, नेगेटिव थॉट्स बहुत कम आती हैं आपको। और कहते हैं कि आप ये कैसे, मतलब ये तो सारे फ़ायदे होंगे, लेकिन आप जो है ना प्रैक्टिस कैसे करेंगे सेल्फ एक्सेप्टेंस की। कहते हैं ये ऐसा नहीं है कि ओवर द नाइट हो जाएगी, इसको टाइम लगेगा। और आप जो है ना इसकी प्रैक्टिस इस तरह कर सकते हैं कि आप लोगों के साथ खुद को कंपेयर करना छोड़ दें। ठीक है, नंबर 1। देन उसके बाद कहते हैं कि आप जो है ख़ुद को माफ़ कर दें। जो गलतियां आपने कर दी माजी में, इट्स परफेक्टली फ़ाइन, आप उसको माफ़ कर दें। और ख़ुद के बारे में जजमेंट और अजम्पशंस नहीं करें, फॉल्स अजम्पशंस नहीं करें। कहता है कि अज्यूम नहीं करते हैं फजूल चीज़ें अपने बारे में। अपना माइंडसेट चेंज करें और जो है ना अपना टाइम स्पेंड करें उन चीज़ों में, उन कामों में, उन लोगों के साथ जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, जिनमें आपको मज़ा आता है। और ज़िंदगी में ना कुछ नया ट्राई करते रहें, ताकि जो है ना आपकी जो है चीज़ें इम्प्रूव होती रहें। और जो अगर आपने कोई गलती ज़िंदगी में कर दी है ना, उसको करेक्ट करने की कोशिश करें। और अगर नहीं हो सकती, माफ़ कर दें खुद को और जाने दें। ये था चैप्टर 9। अब चलते हैं चैप्टर 10, जो कि लास्ट चैप्टर है, जिसमें वो कहते हैं कि प्रैक्टिस रेडिकल सेल्फ लव। इस चैप्टर में लिखते हैं कि सेल्फ लव जो है ना एक आर्ट है, और वो काफ़ी मुश्किल और चैलेंजिंग है। मुश्किल ही चैलेंजिंग है। आपने उसको जो है ना अडॉप्ट करना है, और वो भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अडॉप्ट होगी। और आपने अपने बारे में ना उस आर्ट से पहले ये एक चीज़ देखनी है कि आपको ऐसी क्या चीज़ पसंद है जो आपका दिन अच्छा गुजरे तो भी आप बड़े मज़े में करते हैं, और अगर कभी दिन बुरे चल रहे हो या बुरा हो तो उसमें भी बहुत मज़ा आता है आपको वो काम करने में। कहता है आपने वो चीज़ जो है ना सबसे पहले देखनी है। देन उसके बाद ना वो आपको एक रास्ता बताता है सेल्फ लव का। कहता है आपने ना खुद को कंपेयर नहीं करना किसी के साथ, जो मर्ज़ी हो जाए आपने कंपेयर नहीं करना। और दूसरी बात, ना ही आपने इस चीज़ की फ़िक्र करनी है कि लोग क्या कहते हैं। लोग कहते रहते हैं आपके बारे में, आपने जो है ना उनके बारे में नहीं सोचना। आपने फोकस करना है अपने गोल्स पे। ठीक है, और अगर कोई चीज़ आपको, किसी चीज़ से आपको डर लग रहा है ना, तो ये बात याद रखें, डर टेम्परेरी है। ठीक है, तो वो ख़त्म हो जाएगा। आपने उसको सर पे सवार नहीं करना, कल्टीवेट करना है हेल्थी हैबिट्स को। देन आपने एक चीज़ को मानना है कि
जो चीज़ आपको करने में मज़ा नहीं आता ना, आपने उस चीज़ को मान लेना है। लेट्स सपोज कुछ लोगों की नेचर जो होती है वो बिज़नेस करने वाली होती है, उन्हें जॉब में मज़ा नहीं आ रहा होता। कुछ लोगों की नेचर जॉब करने वाली होती है, उन्हें बिज़नेस में नहीं मज़ा आ रहा होता। कहता है आपने वो एक्सेप्ट कर लेना है कि यार मैं इस चीज़ को मोहब्बत नहीं कर सकता, तो मैं इसको आगे भी नहीं लेके चलूँगा। और देन उसके बाद कहता है कि एट द एंड ऑफ द डे आपने ना एक वरी मंथ रखना है। जैसे एक वरी टाइम पीरियड उसने बताया था ना कि उसमें खाली वरी करना है, कहता है आपने एक वरी मंथ रखना है। आप वीक रख सकते हैं, डे रख सकते हैं, उसमें आपने ना ऐसे काम करने हैं जिनमें आपको मज़ा आता हो, एंजॉय करना है, पिकनिक पे जाना है, ताकि आपका माइंड जो है ना वो पीस में जाए, आप खुद से थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकें, आपको सेल्फ लव हो। तो कहते हैं कि आप जो है ना इस तरह आपका माइंडसेट बन जाएगा और आप अब तक जो है ना सारी एलिमिनेट कर चुके होंगे, नेगेटिव हैबिट्स, ओवर थिंकिंग ख़त्म हो गई होगी, एग्जाइटी, स्ट्रेस, बहुत चीज़ें कम कर चुके होंगे, आपने अपने माइंड को ट्रेन कर लिया होगा। ये थी जी बुक की समरी, हाउ टू एलिमिनेट नेगेटिव हैबिट्स बाय डेरिक हॉवेल। होप यू गाइज लाइक इट। और इस सीरीज़ में जो है ना बुक्स हर वेडनेसडे आती रहेंगी इंशाल्लाह। स्टे ट्यून फॉर मोर। थोड़ी सी लंबी हो जाती हैं लेकिन मैं हर चैप्टर को कवर करने की कोशिश करता हूँ कि यार वैल्यू ऐड हो, ना कि मेरा मकसद वीडियो बनाना हो खाली। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आया तो स्टे ट्यून फॉर मोर। मिलते हैं इस सीरीज़ में किसी अगली बुक समरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, बाय बाय।